नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल ऑनलाइन क्लासेस विद श्याम में। आज का हमारा ये इतिहास से तीसरा वीडियो है और 2 वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं। यदि वो आप नहीं देखे हैं तो वो ज़रूर देखिएगा। इतिहास को हम क्रम से शुरू कर रहे हैं और क्रम से हम पढ़ा रहे हैं। इसमें बारी बारी करके सभी को आपको क्रम से वीडियो मिल रहे हैं। पहला लेक्चर, दूसरा लेक्चर दे चुके हैं और यदि वो नहीं देखे हो तो ज़रूर देखिएगा उसको। ये आज का वीडियो जो है हमारा ये तीसरा लेक्चर है और इसमें हम इतिहास का ये हमारा जो वीडियो चल रहा है इसमें हम बक्सर का युद्ध जो है पढ़ेंगे। दूसरे वीडियो में हमने प्लासी का युद्ध पढ़ा था, उसमें समझा था कि क्या क्या हुई थी। प्लासी के युद्ध के जो आगे की कहानी बढ़ती है वो बक्सर के युद्ध में आगे बताई जाती है। तो इस वीडियो में हम बक्सर का युद्ध को देखेंगे कि बक्सर का युद्ध कब हुआ, किसके किसके मध्य हुआ, कैसे हुआ, क्या क्या घटनाएं इसकी रही हैं, पूरी इस पर हम चर्चा करेंगे। तो आइए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाँ, एक आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि यदि वीडियो आप सभी लोगों को पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे यदि पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास लिंक को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। देखिए, जो बक्सर का युद्ध है, प्लासी के युद्ध में विजयी के बाद अंग्रेज़ों ने मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब नियुक्त किया गया था। यानी प्लासी का जब युद्ध समाप्त होता है तो प्लासी के युद्ध के बाद में विजयी के बाद जो है अंग्रेज़ों ने मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब नियुक्त किया है। अब बंगाल का नवाब नियुक्त किए जाने पर जो है मीर जाफ़र ने अंग्रेज़ों को 24 परगना की ज़मींदारी प्रदान करके बंगाल की सभी फ्रांसीसी बस्तियों को अंग्रेज़ों को सौंप दिया गया था। देखिए यहाँ पर कितना बड़ा हुई, यानी एक तो जो बंगाल का नवाब नियुक्त किया गया था किसे, मीर जाफ़र को जो बंगाल का जब नवाब नियुक्त किया गया था तो मीर जाफ़र ने अंग्रेज़ों को, देखो मीर जाफ़र जो बंगाल का नवाब बना हुआ है तो इसने जो है अंग्रेज़ों को 24 परगना की जो ज़मींदारी है वो प्रदान करके बंगाल के सभी फ्रांसीसी जो बस्तियां थी उसमें जो है अंग्रेज़ों को सौंप दिया गया था। ये बंगाल के जो है मीर जाफ़र ने काम किया था। इसके अतिरिक्त यानी इसके साथ में उसने जो है कलायू को 20 लाख रुपए की व्यक्तिगत भेंट भी प्रदान की थी। काफ़ी उस समय ये बड़ी रकम हुआ करती थी, जो 20 लाख रुपए जो है व्यक्तिगत भेंट प्रदान करना। फिर इसके बाद है कि प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल में कंपनी एक राजनैतिक शक्ति के रूप में उभरी। यानी जब बंगाल में है बहुत कंपनी, जो राजनैतिक कंपनी थी वो काफ़ी जो है उभर रही थी, क्योंकि जब वहाँ का राजा जो है इतना सहयोग करेगा अंग्रेज़ों को तो जाहिर सी बात कंपनी आगे बढ़ती चली जाएगी। तो राजनैतिक शक्ति के रूप में उभरी तथा बंगाल में वह सर्वोच्च शक्ति के रूप में स्थापित हो गई और बंगाल काफ़ी जो है शक्तिशाली जो है वहाँ शक्तियाँ प्राप्त हो गईं। और प्लासी के युद्ध में विजयी के पश्चात में कंपनी अब जो है नृप निर्माता यानी किंग मेकर जिसे कहते हैं, नृप निर्माता किंग मेकर की भूमिका में अपना वर्चस्व स्थापित कर चुकी थी। अब यहाँ से कंपनी जो है बहुत अपने वर्चस्व भूमिका में आ चुकी थी और वो अपना पूरा तरीके से बंगाल पर पूरी तरीके से नियंत्रण कर चुकी थी। अब बंगाल का नवाब बनाए जाने से खुश होकर मीर जाफ़र ने, देखो जब बंगाल का नवाब बनाया गया कौन, मीर जाफ़र, तो वो बहुत खुश होकर के अंग्रेज़ों को बहुत अधिक मात्रा में धन संपत्ति तथा अनेक व्यापारिक राजनैतिक अधिकार भी करने में छूट प्रदान कर दी। यानी बहुत से जो है, अब वो एक तो मीर जाफ़र पहली बार बंगाल का नवाब बना के दिया गया जिसमें से वो अंग्रेज़ों को बहुत अधिक मात्रा में धन संपत्ति तथा अनेक व्यापारिक, बहुत सी जो व्यापारिक कंपनियां उसमें हुआ करती थी और राजनैतिक अधिकार भी, यानी राजनैतिक जो अधिकार भी थे वो भी उसको जो है उसमें अधिकार करने में छूट प्रदान कर दी। किंतु कालांतर में अंग्रेज़ों को लालच बढ़ता गया। जब जाहिर भाई जिसको धन दिन प्रतिदिन जो बढ़ता चला जाएगा तो उसका लालच बढ़ता जाएगा, तो इसी तरीके से अंग्रेज़ों का भी जो है लालच बढ़ता गया और अंग्रेज़ अब बंगाल से अधिक धन, अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करना चाहते थे। और क्लायू और कंपनी की बढ़ती मांगों के कारण, अब क्लायू जो है उसकी बढ़ती मांगों के कारण नवाब की आर्थिक स्थिति कमज़ोर होती रही थी। यानी और वो जो है स्थिति क्या होती गई, कमज़ोर होती चली गई, जिससे जो है नवाब मीर जाफ़र कंपनी की असीमित मांगों को पूरा करने में क्या रहा, असफल रहा। जब वो काफ़ी इसकी मांगें बढ़ने लगी तो जो मीर जाफ़र बंगाल का जो नवाब बनाया गया था उनकी मांगों को पूरा करने में कैसा रहा, वो असफल रहा और परिणाम स्वरूप अक्टूबर
परिणाम स्वरूप जो है अंग्रेज़ों ने अक्टूबर 1760 ईस्वी में मीर जाफ़र को बंगाल के नवाब के पद से हटाकर उसके दामाद जो था कौन, मीर कासिम को बंगाल का नवाब नियुक्त किया गया। अब यहाँ से देखिए, जब उनकी मांगें बढ़ने लगी अंग्रेज़ों की, तो मीर जाफ़र जो है इनकी मांगों को पूरा नहीं कर पाए और पूरा करने में वो कैसे रहे, असफल रहे। उसके परिणाम स्वरूप अंग्रेज़ों ने अक्टूबर 1760 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब नियुक्त कर दिया। यानी जो उसका मीर जाफ़र को बंगाल के नवाब के पद से हटा करके मीर जाफ़र को बंगाल से पद से हटा करके उसका जो दामाद था मीर कासिम, उसको बंगाल का नवाब नियुक्त कर दिया। यहाँ से अब आगे हम यहाँ से पढ़ते हैं, देखते हैं। देखिए, फिर है मीर कासिम ने 1760 ईस्वी से लेकर के 1763 ईस्वी तक, यानी मीर कासिम को 1760 ईस्वी में बंगाल का नवाब बनाया गया और 1763 ईस्वी तक जो है बंगाल के नवाब रहा। अलीवर्दी खां के परवर्ती नवाबों में से मीर कासिम सर्वाधिक योग्य व्यक्ति था। काफ़ी एक ऐसा था, ये सर्वाधिक योग्य जो है व्यक्ति था। अंग्रेज़ों के हस्तक्षेप और दरबार के षड्यंत्रों से बचने के लिए मीर कासिम ने 4 महत्वपूर्ण कदम उठाए थे, जो कि वो निम्नलिखित हैं। वो कौन से 4 कदम हैं, उन पर हम आइए नज़र डालते हैं। मीर कासिम ने अपने प्रशासनिक कार्यों में अंग्रेज़ों के हस्तक्षेप को कम करने के लिए अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थापित कर दी थी। यानी जो मीर कासिम ने अपने प्रशासनिक कार्यों को हस्तक्षेप को कम करने के लिए, उसने ये चाह रहा था कि कम से कम हम क्या करें इसमें हस्तक्षेप, तो अंग्रेज़ों के हस्तक्षेप को कम करने के लिए अपनी जो राजधानी थी वो मुर्शिदाबाद से कहाँ स्थापित कर दी, मुंगेर स्थापित कर दी। दूसरा कारण ये था कि सैनिकों को आधुनिक ढंग से जो है प्रशिक्षित किया जाए। तीसरा है तोपों एवं बंदूकों का निर्माण करने के लिए कारखानों की भी स्थापना करवाई। अगला चौथा जो महत्वपूर्ण कदम था वो जो है अंग्रेज़ों के द्वारा दस्तक के दुरुपयोग को कम करने के लिए, ये जो दस्तक यानी उस समय अंग्रेज़ों के दस्तक के दुरुपयोग को कम करने के लिए मीर कासिम ने आंतरिक व्यापार के सभी शुल्कों को समाप्ति कर दी। जो आंतरिक शुल्क थे, यानी जो एक राज्य से दूसरे राज्य में जो सामान का जो आयात और निर्यात होता था, उसके जो है क्या कर दिया, उसका सभी जो है सारे शुल्क हटा दिए गए, शुल्क जो है माफ़ कर दिए गए, समाप्त कर दिए गए। नेक्स्ट है, अब यहाँ से हम समझते हैं अगला। देखिए मीर कासिम द्वारा जो है समाप्त की गई व्यापारिक कर का लाभ अब सभी भारतीयों को भी मिलने लगा था। अब यहाँ से जो मीर कासिम के द्वारा जो समाप्त की गई थी वो व्यापारिक कर का लाभ जो है सभी भारतीयों को भी मिलने लगा था। इससे पहले यह लाभ जो है 1717 ईस्वी के फरमान द्वारा केवल अंग्रेज़ों को ही प्राप्त होता था। ये पहले उसके फरमान जो होते थे यानी अंग्रेज़ों को ही केवल प्राप्त होता था, अब जो है भारतीयों को क्या होने लगा है, प्राप्त होने लगा है। अंग्रेज़ों ने नवाब के इस निर्णय को अपने विशेषाधिकार के हनन के रूप में लिया और यही बक्सर के युद्ध का जो है प्रमुख कारण बना था। कि जो ये चाहते थे कि मीर कासिम जो है देश की जनता के लिए जो है अच्छे कार्य कर रहे थे और अंग्रेज़ों को ये बात अच्छी नहीं लग रही थी। इसीलिए जो है अंग्रेज़ों ने नवाब के इस निर्णय को अपने विशेषाधिकार के हनन के रूप में लिया और कहा कि ये मीर कासिम जो है काफ़ी जो है हनन कर रहा है और यही जो है बक्सर के युद्ध का प्रमुख जो है कारण बनता है। अंग्रेज़ों ने 1763 ईस्वी में, देखिए यहाँ से अंग्रेज़ों ने 1763 ईस्वी में मीर कासिम को बंगाल के नवाब के पद से हटा करके पुनः जो है मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब नियुक्त कर दिया। अब फिर यहाँ से जो है मीर कासिम को पद से हटा देते हैं, यानी बंगाल के पद से हटा देते हैं और पुनः जो है मीर जाफ़र को जो है बंगाल का नियुक्त कर दिया जाता है। इसके परिणाम स्वरूप मीर कासिम ने अंग्रेज़ों के खिलाफ इसके परिणाम स्वरूप मीर कासिम ने अंग्रेज़ों के खिलाफ एक सैन्य संगठन जो है तैयार किया और इस सैन्य गठबंधन में तीन सेनाओं ने संयुक्त रूप से जो है भाग लिया गया था।
नेक्स्ट है अगला है, देखिए मीर कासिम है और मुग़ल बादशाह तथा शाह आलम द्वितीय हैं, ये जो हैं। और इसके बाद अवध का नवाब सिराजुद्दौला है। और उसके बाद में बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में ये होता है फाइनली। और बक्सर का युद्ध जो 1764 ईस्वी में लड़ा गया था, और इस युद्ध में एक तरफ अंग्रेज़ी सेना और नेतृत्व कर रही थी, यानी अंग्रेज़ी सेना का नेतृत्व हेक्टर जो है मुनरो कर रहा था, और जबकि दूसरी तरफ मीर कासिम मुग़ल बादशाह आलम द्वितीय और अवध के नवाब सिराजुद्दौला की संयुक्त सेना थी। यानी एक तरफ अंग्रेज़ सेना थी, उसका नेतृत्व जो है हेक्टर मुनरो कर रहा था, जबकि दूसरी तरफ मीर कासिम मुग़ल बादशाह तथा शाह आलम द्वितीय और अवध के नवाब सिराजुद्दौला की संयुक्त सेना कर रही थी। मीर कासिम की सेना का नेतृत्व यानी क्या है, गुरगिन खां के द्वारा जो है किया गया था। तो इनका जो है मीर कासिम की सेना जो है नेतृत्व जो है गुरगिन खां के द्वारा जो है किया जा रहा था, जबकि उधर अंग्रेज़ों की जो सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था, हेक्टर मुनरो कर रहा था। ध्यान रखिएगा, परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है कि 1700 यानी बक्सर का युद्ध जब 1764 ईस्वी में लड़ा गया तो अंग्रेज़ों की सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था, तो हेक्टर मुनरो कर रहा था। और इधर से दूसरी तरफ से कौन था, तो दूसरी तरफ से इधर से मीर कासिम बादशाह और शाह आलम द्वितीय और अवध के नवाब सिराजुद्दौला की संयुक्त सेना थी, जो मीर कासिम के नेतृत्व यानी गुरगिन खां के द्वारा जो है किया जा रहा था। नेक्स्ट है अगला, यहाँ से देखते हैं। देखिए यहाँ से देखिए सेना की पराजय हुई और बक्सर का इस युद्ध में सैन्य दृष्टिकोण से अंग्रेज़ों की बहुत बड़ी जो है सफलता थी। ये इनकी बहुत बड़ी जो है अंग्रेज़ों की क्या रही थी, सफलता उस समय रही थी। अक्सर देखे होंगे बक्सर के युद्ध में अंग्रेज़ों की वास्तविक विजयी हुई थी, क्योंकि बक्सर का युद्ध जो है प्लासी के युद्ध के समान ही कोई जो है षड्यंत्रकारी युद्ध नहीं था, जबकि बल्कि यह भारत में 3 महत्व की जो है विजयी थी। नेक्स्ट है अगला, यहाँ से हम देखते हैं। यहाँ से देखिए प्लासी के युद्ध 1757 ईस्वी में हुए थे, और 1757 ने बंगाल में अंग्रेज़ों की श्रेष्ठता स्थापित की, तथा जबकि बक्सर के युद्ध में 1764 ईस्वी में अंग्रेज़ों को अखिल भारतीय शक्ति के रूप में स्थापित कर दिया गया था। जब यहाँ से देखा गया कि यानी जो है बक्सर का युद्ध कब हो रहा था, 1764 ईस्वी में अंग्रेज़ों को अखिल भारतीय शक्ति के रूप में जो है स्थापित कर दिया गया था। बक्सर के युद्ध में मुग़ल बादशाह तथा शाह आलम द्वितीय के पराजय से संपूर्ण भारत में यह जो है संदेश प्रसारित हो गया, और जबकि अंग्रेज अजय ने इन्हें जो है पराजित करना संभव नहीं समझा था। ठीक है, नेक्स्ट है देखिए यहाँ से जो है बक्सर के युद्ध में जो मुग़ल बादशाह द्वितीय आलम था, यानी शाह आलम द्वितीय के पराजय से जो संपूर्ण भारत में संदेश जो है क्या हो गया, प्रसारित हो गया, यानी पूरे संदेश जो है फैल गया कि अंग्रेज आगे हैं और उन्हें जो है पराजित करना संभव नहीं है। नेक्स्ट है अगला, देखिए यहाँ से कहा गया कि बक्सर के युद्ध में पराजित होने के बाद शाह आलम द्वितीय अंग्रेज़ों की शरण में आ गया था। बक्सर के युद्ध में पराजित होने के बाद जो है शाह आलम द्वितीय अंग्रेज़ों की शरण में आ गया था, और अवध का नवाब सिराजुद्दौला ने मई 1765 ईस्वी में अंग्रेज़ों के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया था। नेक्स्ट टाइम यहाँ से देखते हैं, बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब मीर जाफ़र था, और 1765 ईस्वी में मीर जाफ़र की जो है मृत्यु के बाद अंग्रेज़ों ने उसके अपने संरक्षण में रखकर उसे बंगाल का नवाब नियुक्त कर दिया। यहाँ से ये जो है बंगाल के नवाब नियुक्त कर दिए जाते हैं। फिर उसके बाद में मई 1765 ईस्वी में रॉबर्ट क्लाइव दूसरी बार बंगाल का गवर्नर बनकर भारत आया, और इसी वर्ष अब देखिए रॉबर्ट क्लाइव दूसरी बार भारत का बंगाल का गवर्नर जनरल कब बनकर आता है, तो 1765 ईस्वी में, और इसने मुग़ल बादशाह आलम द्वितीय अवध के नवाब सिराजुद्दौला से संधि कर ली। कौन? रॉबर्ट क्लाइव। नेक्स्ट है अगला, यहाँ से हम देखते हैं। अब जब रॉबर्ट क्लाइव करके आता है तो यहीं से हमारा यानी तीसरा लेक्चर जो है समाप्त हो जाता है। आगे की कहानी इलाहाबाद की संधि होती है, और इलाहाबाद की संधि में बताई जाती है। तो इलाहाबाद की संधि हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।
तब तक के लिए यहीं तक हम वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो आप सभी लोगों को कैसी लगी है, वीडियो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा और अपने सकारात्मक प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। और वीडियो में हम क्या बेहतर सुधार कर सकते हैं और क्या इससे हम बेस्ट कंटेंट तैयार कर सकते हैं, वो भी आप अपने सुझाव ज़रूर दीजिएगा। बाकी वीडियो आप सभी लोगों को यदि अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।